हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परमाणु संरचना। हम काफ़ी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना, जो 11th का एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में काफ़ी जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परमाणु संरचना। परमाणु क्या है, ये किन किन कणों से बना है, इसका अस्थायित्व क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, और परमाणु के संबंध में कितने साइंटिस्टों, कितने महान वैज्ञानिकों ने अपना थ्योरी क्या 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 अपना मॉडल प्रस्तुत किए, उनका कहना क्या है परमाणु के संबंध में। आखिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन है वह तरंग है कि कण है, जो क्वांटम सिद्धांत जो सबसे बेस्ट सिद्धांत था, जो परमाणु को अच्छी तरह से व्याख्या किया है। तो इसी में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परमाणु काफ़ी जीरो लेवल से। इसमें आपके 5-6 साइंटिस्ट आएंगे। पहला आएंगे आपके डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, तब नील्स बोर, तब मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आएगा, तब हेजनबर्ग, डी ब्रोगली जो है क्वांटम संख्या, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। काफ़ी इंपॉर्टेंट और टॉपिक और ये चैप्टर है। शुरू से देखिएगा, सावधानी पूर्वक कॉपी कलम को हाथ में ले लीजिए, और उसके बाद लास्ट में यदि नहीं समझ में आया तो हमें फिर आप बोलिए कि सर आप पढ़ाएं और समझ में नहीं आया है। आइए स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना। देखिए परमाणु संरचना, परमाणु कहने से मन में सबसे पहले पहला साइंटिस्ट डाल्टन का आ जाता है, डाल्टन। क्योंकि परमाणु बोलिए तो मन में एक साइंटिस्ट क्या आता है, डाल्टन। तो डाल्टन पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग किए थे। परमाणु यानी किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वह परमाणु होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, डाल्टन के अनुसार। डाल्टन का यह मानना था, लगभग कई सालों तक ये माना भी गया था डाल्टन के थ्योरी को, कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु। और जो परमाणु बना था एक ग्रीक शब्द एटोमोस से, ग्रीक शब्द, ग्रीक एक देश, इसकी भाषा एटोमोस है, जिसका अर्थ होता है ओ विभाज्य। तो डाल्टन तो बोल दिए कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा, उसको बांटा नहीं जा सकता है। तो उसी से संबंधित एक ग्रीक में एक शब्द है एटोमोस। तो उन्होंने एटोमोस से एटम को बाहर निकाला, एटोमोस से एटम बना है परमाणु, यानी एटोमोस से बांटा नहीं जा सकता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रीक देश में क्या बोलते हैं, एटोमोस। तो परमाणु ने एटोमोस से ही बना था, जिसका अर्थ क्या है, ओ विभाज्य से बांटा नहीं जा सकता है। देखिए क्या है ये परमाणु। परमाणु आपका एक ग्रीक शब्द एटोमोस से बना हुआ है। एटोमोस का अर्थ क्या होता है, ओ विभाज्य। इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। फर्स्ट चैप्टर में डाल्टन क्या क्या कहना है परमाणु के संबंध में, इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल गया है, मूल अवधारणा में ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमको देखना है क्या, डाल्टन का मानना था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है, नहीं बांटा सकता है। लेकिन जैसे थ्योरी बढ़ता गया, समय बीतता गया, नए नए साइंटिस्ट आए, तो परमाणु को बांट दिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तब जाकर डाल्टन का यह धारणा गलत साबित हो चुका, क्योंकि डाल्टन का कहना क्या था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन परमाणु को बांट दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो कैसे हुआ, इसको काफ़ी अच्छी तरह से हम डील करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल इसलिए बनाया गया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसका अस्तित्व क्या है, आखिर वह कहाँ है। ताकि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो परमाणु एक ग्रीक शब्द बना है एटोमोस, का अर्थ क्या होता है, ओ विभाज्य। किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक ग्रीक शब्द एटोमोस से बना है, जिसका अर्थ होता है ओ विभाज्य। परंतु परमाणु को बांट दिया गया 3 कणों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। देखिए परमाणु आपके 3 कणों का बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय जाता है थॉमसन को, लेकिन इसका पहला और सबसे अच्छा प्रैक्टिकली प्रूफ क्या था, आपका माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने सबसे पहला प्रयोग कर इलेक्ट्रॉन को सत्यापित किया था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय थॉमसन को जाता है, प्रोटॉन का खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है, जबकि न्यूट्रॉन का खोज का श्रेय जेम्स चैडविक को जाता है। जब इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन आपका धनावेशित कण है, और न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन कण है। तो परमाणु 3 कणों का बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय जाता है थॉमसन को,
प्रोटॉन का खोज का श्रेय जाता है गोल्डस्टीन को, और न्यूट्रॉन का खोज का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के 3 मौलिक कण है। परमाणु यानी परमाणु इन्हीं तीनों कणों का बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो कैसे हुआ, आखिर एक इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, प्रोटॉन आया कहाँ से, न्यूट्रॉन कहाँ से आया। इसके बाद हम लोग अच्छी तरह से परमाणु मॉडल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, परमाणु में आखिर इसका स्थान क्या है फिर देखेंगे, आखिर इसका खोज हुआ तो कैसे हुआ, इसको देख लीजिए इसी तरह से, फिर लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी। वह देख लीजिए सर, परमाणु 3 कणों का बना है, जल्दी फास्ट देखिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोज के पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया था। प्रयोग क्या किया गया था, एक बंद विसर्जन नलिका, यानी बंद नलिका में इसमें एक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड था, एक एनोड एक कैथोड, नाम सुने होंगे एनोड और कैथोड। इसको एक बंद ट्यूब में रखा गया, बंद ट्यूब, निर्वात पंप, इसको पूरी तरह निर्वात कर दिया गया था। तो एक बंद ट्यूब में, ध्यान दीजिएगा, एक बंद ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लिया गया, एक एनोड एक कैथोड, ध्यान से, एक एनोड एक कैथोड लिया गया। अच्छा, इसमें उच्च विभव से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, एक बंद नलिका लिया गया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड एक कैथोड। इस व्यवस्था पे जब उच्च विभव से विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो एनोड से देखिए कैथोड की ओर लाल किरण जा रहा होगा, और कैथोड से एनोड की ओर ब्लैक किरण जा रहा है। जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया बंद नलिका में, तो एनोड से कैथोड की ओर कुछ किरण जा रहा है, और कुछ कैथोड से एनोड की ओर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कैथोड से एनोड की ओर एक किरण आ रही थी, जिसको कहते हैं ऋणावेशित किरण, अदृश्य किरण, जो दिखाई नहीं देता है। एनोड से कैथोड से एनोड की ओर अदृश्य किरण, अदृश्य जो दिखाई नहीं दे रहा था, अदृश्य किरण कैथोड से एनोड की ओर आ रहा था। इस किरण को जानने के लिए, किरण वास्तव में है उपस्थित या नहीं है, तो जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगाया गया, जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड का लेयर क्या करता है, जब यह कैथोड की किरण, जब कैथोड से एनोड की ओर जो किरण आ रही थी, कैथोड किरण कहते हैं, यह कैथोड किरण जब जिंक सल्फाइड से टकरा रहा था तो चिंगारी उत्पन्न हो रहा था। जब एनोड और कैथोड अब बंद ट्यूब में लिया जाए एनोड और कैथोड को, और जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो कैथोड से एनोड की ओर एक किरण आती है, कैथोड किरण, जो अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं देती है, परंतु जिंक सल्फाइड से टकराने के बाद यहाँ चिंगारी उत्पन्न होता है। इससे प्रूव क्या होता है कि कैथोड से एनोड की ओर कोई किरण जा रही है, वह किरण दिखाई नहीं देता है, परंतु जिंक सल्फाइड से टकराने के बाद वह चिंगारी उत्पन्न होता है। इससे प्रूव क्या हुआ कि कैथोड से एनोड की ओर कोई किरण आ रही है, और ये किरण क्या था, तो ऋणात्मक किरण था, क्योंकि कैथोड से एनोड की ओर ऋणात्मक कण ही आ सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और ठीक इसके विपरीत एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर धनात्मक कण एनोड से कैथोड की ओर गमन कर रहा है। जब किसी बंद नलिका में विद्युत धारा, बंद नलिका में जब उच्च विभव से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो कैथोड से एनोड की ओर ऋणात्मक कण और एनोड से कैथोड की ओर धनात्मक कण गमन करते हैं। अब कौन सा कैथोड किरण और दृश्य किरण होते हैं, इसको जानने के लिए कि कैथोड से एनोड की ओर को किरण आ रहा है, जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगाया था। जिंक सल्फाइड एक ऐसा लेयर है, ऐसा जिससे कोई किरण जब टकराता है तो चिंगारी उत्पन्न होता है। ये आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ही पढ़िएगा। रदरफोर्ड जब अल्फा कण का प्रहार किए थे तो सोने के पन्ने के पीछे जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिए थे, ताकि उससे कोई किरण टकराए वह चिंगारी उत्पन्न हो। तो कैथोड से एनोड की ओर ऋणात्मक किरण आ रहा है, एनोड से कैथोड की ओर, देखिए लाल लाल, एनोड से कैथोड की ओर धनात्मक आयन जा रहा है, धनात्मक, जबकि कैथोड से एनोड की ओर ऋणात्मक आयन आ रहा है। यही एक पहला एविडेंस था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज। इसका पहला प्रयोग किए थे माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे पहला साइंटिस्ट थे जो किसी बंद नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लिए, एनोड और कैथोड, एनोड पे धन आवेश, कैथोड पर ऋण आवेश। जब उच्च विभव से विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो कैथोड से एनोड की ओर एक अदृश्य किरण, जो दिखाई नहीं देता है,
एक अदृश्य किरण एनोड से कैथोड की ओर आ रहा है और एनोड से कैथोड की ओर धनात्मक आयन या धनात्मक कण गमन कर रहा है। तो दो तरह की किरण मिला। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया बंद नलिका में और निर्वात पंप लगा दिया ताकि पूरी तरह से निर्वात वैक्यूम मिश्रण बन जाए, तो एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड की ओर दो किरण गमन कर रहा है। तो यही दो किरण के आधार पर इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कण का खोज किया गया। तो एनोड और कैथोड से एनोड की ओर जो जा रहे थे उन्हें ऋणात्मक किरण कहा गया, और जो एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है उसे धनावेशित आयन कहा गया। और ऋणात्मक कण क्या था? अदृश्य, ये दिखाई नहीं देता था, परंतु जिंक सल्फाइड का एनोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड का लेयर लगा हुआ था, जिससे कैथोड किरण टकरा कर यहाँ चिंगारी उत्पन्न हो रहा था। चिंगारी, इसे प्रूव किया था कि जब बंद नलिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता उच्च विभव के साथ, तो कैथोड से एनोड की ओर कोई किरण आती है जो इससे आके टकरा रही है। अब देखना है कैथोड किरण क्या था, एनोड किरण क्या था, दोनों में क्या क्या अंतर है। देखिए पहले देखिए कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर गमन करता है, जो अदृश्य होता है, तो दिखाई नहीं देता था। कैथोड से एनोड की ओर कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर गमन करता है, जो अदृश्य होता है, और जिंक सल्फाइड से टकरा कर चमकते हैं, जो इसके उपस्थिति को बताता है। आपको पता है कि कैथोड से एनोड की ओर एक अदृश्य किरण जा रही है, और वो किरण दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु जिंक सल्फाइड से टकराने के बाद यह प्रतीत हो रहा है कि कैथोड से एनोड की ओर कोई किरण जा रहा है। अगर वह चिंगारी उत्पन्न नहीं होता जिंक सल्फाइड में, इससे यही प्रूव होता कि कोई भी किरण कैथोड से एनोड की ओर नहीं जा रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। अब देखिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह किरण सीधी दिशा में गमन करती है। आपको पता है 12th के फीस में पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेशित कण हो या धनावेशित कण हो, उसमें एक बल लगता है। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए तो कैथोड किरण सीधी दिशा में गमन कर रहा था, मतलब कोई बल नहीं लगा उस पर। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किरण सीधी दिशा में गमन करते हैं। आगे देखिए कैथोड किरण ऋणावेशित कणों के समान व्यवहार होता है, इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किसे कहा? इलेक्ट्रॉन के ऋणावेशित कण, कैथोड किरण ऋणावेशित कणों के समान व्यवहार होते हैं, जिसे क्या इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ? तो कैथोड किरण से। तब आज हम लोग जाकर बोलते हैं कैथोड कैथोड कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। आखिर इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? तो ये इलेक्ट्रॉन आया है कैथोड किरण से। और आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम सिद्धांत में कि इलेक्ट्रॉन कोई कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक तरंग होता है। इलेक्ट्रॉन फिलहाल हम लोग कुछ एक दो वीडियो में ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कण होता है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल तक इलेक्ट्रॉन को कण कहा गया है, लेकिन उसके बाद हम लोग क्वांटम सिद्धांत में क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कोई कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक तरंग होता है। देखिए सामने है कैथोड किरण ऋणावेशित कणों के समान व्यवहार होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कैथोड किरण इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं गैस के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जो ऋणात्मक कण है, जो कैथोड किरण है, वह इलेक्ट्रोड, जो धातु का दो टुकड़ा होता है इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड, यह इलेक्ट्रोड और गैस के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कौन? कैथोड किरण। ये बात हम भी आई है। कैथोड किरण इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं गैस के प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। बंद नलिका में कोई भी गैस डाल दीजिए, कोई भी धातु का इलेक्ट्रोड लीजिए, तो वह हमेशा ऋण आवेश कैथोड से एनोड की ओर ही गमन करेगा। जबकि इसके विपरीत धनावेशित कण, और सर धनावेशित कण को यहाँ प्रोटॉन नहीं हम लोग बोलेंगे, धनावेशित कण को आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात जो शेष बच गया क्या? धनावेशित कण हो गया। धनावेशित कण एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है। अभी आपको बोले ऋणावेशित कण कैथोड से एनोड की ओर, तो एनोड से कैथोड की ओर क्या जाएगा? धनावेशित कण। धनावेशित कण एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन के विपरीत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में तो धनावेशित कण का व्यवहार इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, धन आवेश है, अपोजिट है नेचर के हैं। धनावेशित कण के गैस प्रकृति पर निर्भर करता है।
देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, कैथोड किरण जो है ऋणात्मक कण जो है वह गैस के प्रवृत्ति और इलेक्ट्रोड पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन धनावेशित कण गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। कि कैसा गैस है, किससे धनावेशित कण बन रहा है, या इस पर निर्भर करता है कौन से कण के धनावेशित कण है। यानी धनावेशित कण ये गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन ऋणावेशित कण गैस के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगला देखिए, सबसे छोटा और हल्का धनायन हाइड्रोजन से प्राप्त हाइड्रोजन आयन होता है। सबसे हल्का धनावेशित आयन जो होता है वह हाइड्रोजन आयन होता है, जिसे प्रोटॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो सबसे हल्का और सबसे छोटा धनावेशित कण क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन। लेकिन हाँ, धनावेशित कण को हम लोग प्रोटॉन नहीं कहेंगे, लेकिन कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, लेकिन एनोड किरण को हम लोग प्रोटॉन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन सबसे हल्का और सबसे छोटा धनावेशित कण होता है। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा शुरू से अंत तक, बहुत तगड़ा वीडियो था। कैथोड किरण और धनावेशित कण में क्या अंतर है, जल्दी फास्ट देख लीजिए, उतार भी लीजिए जल्दी फास्ट। तो इस प्रकार से आपका खोज हुआ था इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कण का। और धनावेशित कण में सबसे छोटा धनावेशित कण क्या है, प्रोटॉन। अगला वीडियो देख लीजिए सीधा सबको जल्दी फास्ट। बहुत ही जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट है, 1 से 2 बार देखिए, उसके बाद अपना एनसीईआरटी बुक को निकालिए 11th का परमाणु संरचना, अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हुआ है। अब अगला देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा गया, उसको थोड़ा याद रखिएगा। देखिए, तेल बूंद प्रयोग द्वारा मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश पता लगाया था। तेल बूंद प्रयोग बहुत ही फेमस प्रयोग है, तेल बूंद का प्रयोग। इस प्रयोग के द्वारा मिल्टन एक काफी महान साइंटिस्ट थे सर, उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का आवेश का पता लगाया था। तो तेल बूंद प्रयोग द्वारा मिल्टन ने आवेश का पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.602 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, उसे प्लस कर देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कण एक क्या है, अपोजिट होते हैं। और थॉमसन देखिए, जिसे इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय जाता है इसको, थॉमसन को। तो थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रॉन के आवेश उसके द्रव्यमान का अनुपात का पता लगाया था। E/m रेशियो, E/m अनुपात, इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसके द्रव्यमान का जो लगभग कितना आया था 1.75 गुना 10⁻11 कूलम kg इनवर्स। तो थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय इसलिए दिया जाता है, जैसे कि इस प्रयोग को जो विद्युत विसर्जन नलिका में विद्युत धारा जो प्रवाहित करते हैं, ये आपका माइकल फैराडे ने किए थे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय जाता है थॉमसन को, क्योंकि थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन के भार का खोज किए थे। तो E/m इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना है 1.75 गुना 10⁻11 कूलम kg इनवर्स। और तब जाके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता लगा 9.108 गुना 10⁻31 kg। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किस प्रकार किया गया था। किसी बंद नलिका में जो निर्वात हो, जो 2 इलेक्ट्रोड था, विद्युत धारा जब प्रवाहित किया गया तो एनोड से कैथोड की ओर धनावेशित कण और कैथोड से एनोड की ओर ऋणावेशित कण से इलेक्ट्रॉन कहा गया। और देखियो, एक कण और बच गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज सर काफी लेट में हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन कण थे, जो उसका आविष्कार करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कण के प्रहार से उदासीन और प्रोटॉन से ज्यादा भारी कण न्यूट्रॉन का खोज किया। तो आपका 1932 में जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन का खोज का श्रेय दिया था, क्योंकि जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम की धातु पर अल्फा कण का जब प्रहार किए, बेरिलियम धातु पर अल्फा कण का प्रहार किए, तब जाकर न्यूट्रॉन कण का खोज किए जो उदासीन प्रवृत्ति का होता है। ठीक इसी प्रकार रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड सोने के पन्नी पे अल्फा कण का प्रहार किए तो नाभिक का खोज किए। जेम्स चैडविक क्या किए,
बेरिलियम धातु पर अल्फा कण का प्रहार किए तो न्यूट्रॉन का खोज किए। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने सोने के पन्नी पर अल्फा कण का प्रहार कर नाभिक का खोज किया, तो जब चैडविक ने किस धातु के ऊपर अल्फा कण का प्रहार कर न्यूट्रॉन का खोज किया, तो बेरिलियम धातु के ऊपर। ये था आपका यहाँ तक का वीडियो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किस प्रकार किया गया, जो काफी बेसिक लेवल का था। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि परमाणु वो विभाज्य कणों का बना है। फिर पता चला कि परमाणु 3 कणों का बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किस प्रकार हुआ है, ये माइकल फैराडे ने अपने प्रयोग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रयोग किए थे, विद्युत विसर्जन नलिका में। अब हमको पता लगाना है कि आखिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो खोज हो गया है, आखिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये परमाणु के अंदर है कहाँ, आखिर इसका अस्तित्व क्या है। अब अस्तित्व का होड़ लग गया, आखिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज हो चुका है, ताकि परमाणु में किस प्रकार से हैं, आखिर है तो कहाँ, इसका अस्तित्व का पता लगाना था। तो वास्तव में एक बात यहाँ माइंड में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कोई कण नहीं था, इलेक्ट्रॉन एक किरण था। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, ये तीनों ने इलेक्ट्रॉन को कण कहा था, कण। इसी गुण के कारण तीनों का परमाणु मॉडल फेल हो गया था। इलेक्ट्रॉन को तीनों ने कण करके, इलेक्ट्रॉन एक कण है यही कहकर उन्होंने व्याख्या किया था। वास्तव में इलेक्ट्रॉन क्या था, एक किरण था, एक तरंग था। इस बात को याद रखिएगा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं पहला परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। आइए देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। पहले हम लोग क्या भी देख रहे थे कि विद्युत विसर्जन नलिका यानी कि कैथोड नलिका में जब विद्युत धारा या उच्च विभव को प्रवाहित किया गया था, तब कैथोड किरण और एनोड किरण का पता चला था। कैथोड किरण को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते थे, जबकि एनोड किरण को धनावेशित आयन बोलते थे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज होने के बाद सबसे पहला परमाणु मॉडल है थॉमसन का, जे थॉमसन, जिन्हें इलेक्ट्रॉन का खोज कर श्रेय दिया जाता है। तो थॉमसन का मानना था कि वास्तव में परमाणु एक काल्पनिक है, वास्तव में परमाणु और अणु होता नहीं है सर, ये कल्पना करके बनाया गया रियलिटी में। क्या कभी आपको इलेक्ट्रॉन दिखा है कहीं, कहीं प्रोटॉन देखे हैं, कहीं न्यूट्रॉन देखे, बस कल्पना किया गया है। इसका पहला एविडेंस और पहला प्रमाण और पहला परमाणु मॉडल थॉमसन साहब लेकर आए थे। थॉमसन साहब का कहना क्या था कि परमाणु एक तरबूजे के समान है, वह तरबूजा से तुलना किए थे। परमाणु एक तरबूजे के समान है, जिस प्रकार तरबूजे में बीज होता है ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता होगा। थॉमसन का मानना क्या था, जिस प्रकार परमाणु एक तरबूजे के समान है, जिस प्रकार तरबूजे में बीज होता है ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको पता है कि तरबूजे में बीज कहाँ होता है, जहां तहां बीज होता है। तो ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी कहाँ होगा, जहां तहां इलेक्ट्रॉन पूरा परमाणु में बिखरा हुआ होगा। तो ये थॉमसन का मानना था। और लास्ट बात थॉमसन क्या बोल दिए हैं कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान, परमाणु का जो द्रव्यमान है वह पूरे परमाणु में फैला हुआ है और परमाणु उदासीन है। तो ही 4 पॉइंट बोले थे। पहला क्या बोले थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूजा मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि थॉमसन अपने परमाणु मॉडल का तुलना एक तरबूजा से किए थे। जिस प्रकार तरबूजे में एक बीज होता है ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और पूरा परमाणु उदासीन होता है और परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में एक समान फैला हुआ है। आइए देखते हैं, मान लिया आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल है, एक तरबूजा से तुलना किया गया था। तो जहां तहां बीज, तरबूजा देखे होंगे, तरबूजा आप लोग खाए भी होंगे, वाटरमेलन। तरबूजा जब खाएं तो क्या कहते हैं, बीज क्या होता है, बीज जहां तहां इसका बीज होता है। क्या पूरा तरबूजा में बीज भरा हुआ होता है, नहीं सर, जहां तहां बीज भरा हुआ होता है। इसी बीज का तुलना किए थे किससे, इलेक्ट्रॉन से, कौन, थॉमसन। और पूरा जो शेष भाग बच गया जो धनात्मक आयन बोलते थे। जहां बीज का तुलना किए थे इलेक्ट्रॉन से, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थॉमसन के अनुसार बीज क्या है, तो बीज आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और शेष भाग क्या होगा, धनात्मक गोला। परमाणु का और क्या बोलते हैं, परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में एक समान बटा होता है, परमाणु का जो भार है वह पूरे परमाणु में बटा हुआ है। तो सिंपल आप बोल सकते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, सिंपल बोलेगा थॉमसन का परमाणु मॉडल एक तरबूजा के समान है। जिस प्रकार तरबूजे में बीज होता है ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। अब पूरा परमाणु को उन्होंने उदासीन माना था।
अब पूरा परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वह पूरे परमाणु में फैला हुआ है। लेकिन थॉमसन के टाइम में न्यूट्रॉन का पता नहीं था। न्यूट्रॉन, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चर्चा किए और धनात्मक भाग का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चर्चा थॉमसन नहीं किए थे। तो आइए देखते हैं थॉमसन के अनुसार क्या क्या बात था। थॉमसन का परमाणु मॉडल बोलिए प्लम पुडिंग या तरबूजा मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूजा मॉडल भी कहा जाता है। देखिए इसके अनुसार क्या, परमाणु एक तरबूजे के समान है। जिस प्रकार तरबूजे में बीज होता है, ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और पूरा परमाणु उदासीन गोला होता है। यही था थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो काफी सिंपल था। कुछ समय तो चला ये सर, जब तक थॉमसन के समय में ही तो चला परमाणु मॉडल। हाँ चलिए, परमाणु को हम एक तरबूजा के समान मान लेते हैं, क्योंकि सर परमाणु तो कोई देखा नहीं है, ना आप ना हम देखें, बस शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कहीं मिलने आपको नहीं जा रहा, बस कल्पना करके बनाया जा रहा है थ्योरी, जो आपके डाल्टन ने सबसे पहले कल्पना किए थे, डाल्टन। तब आए थॉमसन क्या कि परमाणु के तरबूजा से तुलना किए थे। जिस प्रकार तरबूजे में बीज होता है, ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और शेष भाग क्या होगा, धनात्मक गोला। और एक गलती, मिस्टेक क्या कर देगी, परमाणु उदासीन होता है। सर देखिए, उदासीन का मतलब क्या है, जब बराबर संख्या में धन आवेश और ऋण आवेश हो, बराबर संख्या में धन आवेश और ऋण आवेश हो। लेकिन थॉमसन के परमाणु मॉडल में देखिए ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन कम है और धनात्मक भाग ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन तो कम होता है, तरबूजा खाए ना तो बीज तो कम ही होता है, और खाने वाला हिस्सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक बात ये गलती यहाँ क्या बोल दी, परमाणु उदासीन है। परमाणु उदासीन कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है और धनात्मक भाग क्या है, ज्यादा है। उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब होता है जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बराबर है तो परमाणु उदासीन होता है। उस समय मॉडल चला, लेकिन उसके बाद ये मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसके बाद आया रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए शुरू से क्या क्या थॉमसन साहब बोले थे कि परमाणु एक तरबूजे के समान है। जिस प्रकार तरबूजे में बीज होता है, ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और पूरा परमाणु उदासीन गोला है। अब देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल है, जहां तहां इसका बीज उपस्थित है, इसको इलेक्ट्रॉन बोले थे, अशेष भाग को धनात्मक गोला। थॉमसन के समय में, जिस टाइम थॉमसन थे उस समय न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कोई पता नहीं था, बस इसलिए बोले। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे हम लोग, आज कीजिए, माइकल फैराडे ने ये प्रयोग किए थे। जब कैथोड विसर्जन नलिका में जब उच्च विभव प्रवाहित किए थे, तो कैथोड से एनोड की ओर किरण गया था, कैथोड से एनोड की ओर हम लोग जिंक सल्फाइड के लेयर लगा दिए थे, से कैथोड किरण टकरा के चिंगारी उत्पन्न हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन था कि इलेक्ट्रॉनिक किरण है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ थॉमसन, रदरफोर्ड, निल्स बोर, यही सबसे बड़ा मिस्टेक तीनों कर दिए हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन को कण मानकर चल रहे थे। क्वांटम सिद्धांत इसको व्याख्या किए कि इलेक्ट्रॉन में तरंग की प्रवृत्ति होती है। देखिए स्टार्टिंग में भी जब माइकल फैराडे ये प्रयोग किए थे तो कैथोड से किरण गया था, कोई कण गया था, किरण गया था, वो भी अदृश्य किरण, दिखाई नहीं दे रहा था, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन माने थे, जो कैथोड से एनोड की ओर गया था। लेकिन यहाँ क्या था कि इलेक्ट्रॉन को एक बीज के कोई कण के समान है। तो ये सब मॉडल ज्यादा दिन चलने पाया। इसके बाद आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगला देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जल्दी फर्स्ट। देखिए रदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट हैं, हैंस गीगर और मसर्डन। एनसीईआरटी का बुक देखिएगा, 11th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ। रदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट्स हैं, हैंस गीगर और मसर्डन। उन्होंने रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल देने से पहले अपने एक प्रयोग किए, पहले अपने लेबोरेटरी में कहिए, अपने स्कूल में एक प्रयोग किए थे। प्रयोग में क्या किए थे आप लोग 9th में पढ़ेंगे कि सोने के पन्नी पे, सोने की चदरा पर अल्फा कण का प्रहार किए थे। सोने के पन्नी पे अल्फा कण का प्रहार किए थे। जैसे जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पे जब अल्फा कण का प्रहार किए थे तो न्यूट्रॉन का खोज किए थे, जेम्स चैडविक। ठीक उसी प्रकार रदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट थे, हैंस गीगर और मसर्डन।
रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल देने से पहले सोने के पन्नी पे अल्फा कण का प्रहार किया। तो क्या क्या हुआ घटना देखे थे, इसका हम लोग चर्चा करेंगे और घटना के बाद क्या क्या निष्कर्ष निकला। काफी अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा, जो नहीं समझ में आया कमेंट में बोलते रहिएगा। ये सोने का पन्नी रदरफोर्ड, एक ये भी यहाँ बात, रदरफोर्ड अपने प्रयोग में सोने का पन्नी क्यों लिए थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ मेडिकल में सर। रदरफोर्ड अपने प्रयोग में सोने का ही पन्नी क्यों लिया, इसका मोटाई था लगभग 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर जो काफी पतला था। तो रदरफोर्ड अपने प्रयोग में सोने का पन्नी इसलिए, नोट कर लीजिए, रदरफोर्ड अपने प्रयोग में सोने का पन्नी इसलिए लिए कि सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है। सोना को जितना पतला कीजिएगा वह उतना पतला होगा, लेकिन वह टूटेगा नहीं। अगर कोई दूसरा धातु रहता तो वह इतना पतला नहीं हो पाता। तो रदरफोर्ड अपने प्रयोग में सोने का पन्नी इसलिए कि सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है, जो जिसको जितना पतला करो, जितना पीटिए वह उतना पतला होगा। इसका मोटाई क्या था, 100 नैनोमीटर। कोई आपसे पूछे कि रदरफोर्ड अपने प्रयोग में सोने का पन्नी क्यों लिए, तो क्या बोलेगा, बोलेगा रदरफोर्ड अपने प्रयोग में सोने का पन्नी इसलिए लिए कि सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है। और सोने के पन्नी पे अल्फा कण का प्रहार किया। अल्फा कण जो धनायन होता है, जिसमें धन आवेश होता है, अल्फा कण, अल्फा कण हम लोग बोलते हैं हीलियम आयन को। हीलियम आयन क्या बोलते हैं लोग, अल्फा कण। हीलियम आयन कैसा हो गया, धन आयन। और सोने के पन्नी के पीछे, सोने के पन्नी के पीछे जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दी थे। सोने के पन्नी के पीछे जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा हुआ था। आपको पता है जिंक सल्फाइड से जब कोई किरण टकराता है तो चिंगारी उत्पन्न होता है, जो आपकी ये भी माइकल फ्राइडे साहब ने भी किए थे। विद्युत विसर्जन नलिका में एनोड की ओर जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिए थे। तो जिंक सल्फाइड केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा एक यौगिक है। इसका पर्दा, इसका लेयर जो किसी भी किरण का पता लगाता है, इससे टकराने के बाद कोई भी किरण चिंगारी उत्पन्न करता है, जिंक सल्फाइड। तो रदरफोर्ड भी अपने प्रयोग में यही किए थे। ठीक है, सोने के पन्नी पे अल्फा कण क्या हुआ, धनावेशित है, धन आयन है। इसको सोने के पन्नी पे आघात कराए थे। देखिए क्या हुआ था, देखिए ये आपका हो गया जिंक सल्फाइड का पर्दा, ये हो गया आपका सोने का पन्नी। तो सोने का पन्नी के पीछे क्या लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ, ताकि इससे कोई किरण टकराए तो पता चले कि जिंक सल्फाइड से कोई किरण जाकर टकरा रहा है, इससे चिंगारी उत्पन्न होता है जिंक सल्फाइड से। अब देखिए अल्फा कण का स्रोत है, अल्फा कण क्या था, हीलियम आयन, जो क्या है, धनात्मक है, धनात्मक। जब सोने के पन्नी पर अल्फा कण का प्रहार किए तो रदरफोर्ड ने 3 बातें देखे। पहला क्या देखे कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पार हो गया, अधिकांश अल्फा कण सीधे पार हो गया सोने के पन्नी से, और जाके जिंक सल्फाइड के जो पर्दा बना हुआ था उससे जाके सब टकरा रहा है, तो यहाँ चिंगारी उत्पन्न हो रहा है। तो अधिकांश अल्फा कण सीधे सोने के पन्नी को पार कर गया। दूसरा क्या दिखाएं कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, विक्षेपित मैंने क्या होगा, अपने रास्ता से थोड़ा हट गए। दूसरा क्या देखे, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित, जा रहे थे सीधे लेकिन क्या हो गया, विक्षेपित हो गए। तीसरा क्या देखे कि बहुत ही कम अल्फा कण, बहुत ही कम, लगभग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 20,000 में से एक, 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग में वापस आ गए। तो रदरफोर्ड जब सोने के पन्नी पे अल्फा कण का प्रहार किए तो 3 चीज देखे, अधिकांश अल्फा कण सीधे पार हो गया, अब पीछे जो पर्दा लगा हुआ था जिंक सल्फाइड का उससे टकरा के चिंगारी उत्पन्न हो रहा है, मतलब सीधे सब पार कर जा रहा है। अब कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया, अब कुछ 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण अपने मार्ग में वापस आ गया। तो यही रदरफोर्ड थिंकिंग स्टार्ट किए, सोचना स्टार्ट किए, आखिर ऐसा घटना हुआ क्यों। जब सोने के पन्नी पे अल्फा कण का प्रहार किए तो अधिकांश अल्फा कण सीधे पार हो गया, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया, और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में वापस आ गया। ये अल्फा कण था क्या, धनायन था, धनावेश। धनावेश को जब भेजा गया सोने के पन्नी पर अधिकांश धनावेश सीधे पार हो गया, कुछ धनावेश या अल्फा कण कहिए तो अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया, और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में वापस आ गया। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है सर, कि धन आवेश को हम भेजें कुछ सीधे पार हो गया, कुछ अपना मार्ग में अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया, और कुछ अपने मार्ग में वापस आ गया। तो आपको पता होगा कि विडेंस कि समान आवेश में होता है प्रतिकर्षण और विपरीत में होता है आकर्षण। ये तो हीलियम आयन क्या है, धनावेश है।
समान आवेश में प्रतिकर्षण दूर जाएगा, अब विपरीत में आकर्षण। तो अल्फा कण दिमाग क्या है, आइडिया क्या लगाए हैं, वो आइडिया आप भी लगा सकते थे, हम भी लगा सकते थे, लेकिन सर उन्होंने पहले आकर ये प्रूव प्रमाणित दिन उन्हीं का नाम है। आजकल पढ़ना बड़ा इजी है, इजी नहीं सर, सब कुछ हमको आज रेडीमेड मिल रहा है, सब कुछ रेडीमेड किताब में खोज किया हुआ है, बस हमें पढ़ना है, फिर भी हम लोग नहीं पढ़ते सर, कुछ नया नहीं है सर, बस किताब में लिखा हुआ उसको ब्रेन में उतारना है, एग्जाम में जाके लिखना है। क्या कुछ खोज हमें करना है सर? नहीं, कुछ खोज नहीं करना है, बस पढ़ना है आराम से, दिन रात एक कर दीजिए। बोले एक सप्ताह तक अपने कमरे में बंद होकर दिन रात एक कर दीजिए, एक सप्ताह तक रूम से बाहर नहीं निकलना है। उसके बाद एक एकाग्र बुद्धि, एक तीक्ष्ण बुद्धि, ऐसा बुद्धि जगेगा ब्रेन में, लेकिन वास्तव में हमें कुछ पावर है, एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, हम कुछ कर सकते हैं। आत्मा आपका अंदर से जवाब देगा एक सप्ताह के बाद, हाँ हम कुछ कर सकते हैं। बस कभी मौका मिले या कोई छुट्टी मिले तो एक सप्ताह घर में बैठकर पढ़ाई कीजिएगा, कोई नो डिस्टर्बेंस, अपने कमरे में बैठकर बाहर गेट पे लिख दीजिए डोंट डिस्टर्ब मी 1 वीक, और दिन रात कर दीजिए। जब एक सप्ताह दिन रात करने के बाद अंदर से पावर, एक शक्ति मिलेगा ना, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा जिज्ञासा रखिए सर, ऐसा जिज्ञासा है तो लाइफ में बहुत आगे बढ़िएगा। देखिए रदरफोर्ड सोने के पन्नी पे अल्फा कण को भेजे तो क्या निष्कर्ष निकाले बेचारे, उसमें न्यूट्रॉन का भी खोज नहीं हुआ था, ना प्रोटॉन का खोज हुआ था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पता था। फिर भी वो जब अल्फा कण को सोने के पन्नी में भेजे तो 3 चीज हुआ, कुछ सीधे पार हो गया, कुछ विक्षेपित हो गया, कुछ अपने मार्ग में वापस आ गया। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त है, तो अधिकांश अल्फा कण सीधे पार हो गया। इससे पता क्या चला, रदरफोर्ड क्या निष्कर्ष निकाले कि मतलब परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान खाली है, रिक्त है, अल्फा कण क्या हो गया, सीधे पार हो गया। तो पहला निष्कर्ष क्या था, परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं, जिसके कारण अल्फा कण सीधे पार हो गए, मार्ग में कोई रुकावट नहीं आया। दूसरा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए थे, विक्षेपित, देखिए धनावेश था, हीलियम आयन क्या था, धनावेश था, वह धनावेश सीधे जा रहा था लेकिन अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया। इसे निष्कर्ष क्या निकाले कि सामने कोई धनावेश होगा, सामने कोई धनावेश होगा, नहीं समान आवेश होगा, हीलियम के जैसा ही कोई दूसरा आवेश होगा जो उसके बगल से गुजर रहे अल्फा कण को विक्षेपित कर दिया। क्योंकि पता है अगर धन आवेश था वहां पे तो वह अल्फा कण को अपने से दूर कर दिया, अगर ऋण आवेश होता तो अल्फा कण को अपनी ओर खींच लेता, तो ऋण आवेश अल्फा कण पे है, धन आवेश, दोनों में आकर्षण हो जाता। देखिए अल्फा कण दूर जा रहा है, इससे निष्कर्ष क्या निकाले, जरूर अल्फा कण के समान ही कोई धन आवेश वहां उपस्थित है जो अल्फा कण को विक्षेपित करती है। देखिए कुछ धनावेशित अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं क्योंकि नाभिक में समान प्रवृत्ति का धन आवेश उपस्थित होगा। अल्फा कण दूर इसलिए भाग रहे थे, मान लो हम धन आवेश हैं, उधर से कोई धनावेश या अल्फा कण मेरी तरफ आए, तो ऑलरेडी धन आयन है, क्या दोनों का भी आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, उसको अपने से क्या प्रतिकर्षण कर दूर कर देंगे, या बगल से भी जो अल्फा कण गुजर रहा होगा उसको प्रतिकर्षण बल लाएंगे तो दूर हो जाएगा। तो रदरफोर्ड माइंड में यही आइडिया आया कि अल्फा कण दूर इसलिए जा रहे हैं कि जरूर अल्फा कण पर जो आवेश है वही आवेश वहां भी पहले से उपस्थित है, मतलब क्या धन आवेश ही उपस्थित होगा तो प्रतिकर्षण हुआ। तो ये था विक्षेपित अल्फा कण क्यों हुए, क्योंकि वहां भी समान आवेश उपस्थित होगा। तीसरा क्या देखें, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग में वापस आ गए। इससे निष्कर्ष क्या निकाले कि परमाणु के छोटे से भाग में, परमाणु के छोटे से भाग में कोई धनावेश है, जो जा रहे इलेक्ट्रॉन, जो जा रहे अल्फा कण को, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल दिए, जो जा रहे अल्फा कण को अपने मार्ग में वापस, आपको पता है कि 2 धनावेश कभी सट नहीं सकता है, आप 2 चुंबक लीजिएगा और दोनों चुंबक को आपस में सटाइएगा, समान ध्रुव, वह समान ध्रुव तुम कितना बल लगा दो वह कभी सटेगा नहीं, वह दूर ही रहेगा। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी जितना नजदीक वह जा सकता है लेकिन वह सटेगा नहीं, समान आवेश। तो 20,000 में से एक अल्फा कण जो नाभिक के सीध में गया होगा, वह नाभिक से क्या हुआ, प्रतिकर्षण बल के कारण क्या वापस आ गया नाभिक के सीध में, क्योंकि 2 धन आवेश कभी सट नहीं सकता है। तो इससे खोज हुआ नाभिक का त्रिज्या और परमाणु का त्रिज्या। देखिए क्या था, नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है, छोटे से भाग, मान लो परमाणु आपका ये है तो छोटे से भाग में एक धनावेशित भाग है, ये धनावेशित भाग है जहां से अल्फा कण गया होगा और वो अपने मार्ग में वापस आ गया, यही अल्फा कण अपने मार्ग में वापस कौन आया, जो नाभिक के सीध में होगा।
तो प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा हुआ तो वह सीधे वापस अपने मार्ग में आ गया, क्योंकि दो हीलियम आयन पे भी क्या है, धन आवेश है, और नाभिक में क्या हुआ, धन आवेश होगा, तब ये वापस आ गया। अगर ऐसा होता सर, अगर ऐसा होता कि हमारा अल्फा कण जाकर नाभिक में सट जाता, तो आज हम क्या पढ़ते किताब में कि नाभिक में होता है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन के समान के प्रवृत्ति का कोई कण होता है। लेकिन रदरफोर्ड के प्रयोग में क्या हुआ, अल्फा कण वापस आ रहा, कोई विक्षेपित हो रहा, और जो अल्फा कण दूर से पार हो रहा था वह सीधे पार हो गया अल्फा कण, कि परमाणु के अंदर क्या अधिकांश स्थान क्या है, खाली है, बस छोटे से भाग में धन आवेश है, बाकी में क्या था, खाली स्थान था। तो ये प्रयोग किए थे कौन, रदरफोर्ड। ये प्रयोग परीक्षण किए कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान क्या रिक्त होता है, कुछ धनावेशित कण अल्फा कण को अपने मार्ग से क्या करते हैं, विक्षेपित कर देते हैं, और कुछ अपने मार्ग में वापस आ गए। अच्छी तरह वीडियो को देखिएगा और थिंकिंग कीजिएगा। इतना पहले प्रयोग किए, निष्कर्ष निकाले, उसके बाद रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किए। घर पे ही बैठ के अपने स्टूडेंट के साथ रदरफोर्ड ने प्रयोग किए, सोने के पन्नी पे अल्फा कण का प्रहार किए, और प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकाले वो भी उन्होंने देख लिए। उसके बाद रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। नाभिक का खोज का श्रेय, नाभिक का खोज का श्रेय रदरफोर्ड को ही जाता है सर, नाभिक का खोज का श्रेय, ना कि प्रोटॉन का खोज। रदरफोर्ड को प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था, रदरफोर्ड को इतना पता था कि कोई धनावेशित कण है, धनावेशित, ये नाम प्रोटॉन है, प्रोटॉन खोज क्यों होता है, गोल्डस्टीन को प्रोटॉन का खोज का श्रेय जाता है, लेकिन नाभिक का खोज का श्रेय रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट हैंस गेगर और मसर्डिन को जाता है। इतना प्रयोग और परीक्षण करने के बावजूद रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किए, जिनका कहना क्या था देखिएगा। परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति छोटे भाग में होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहना क्या था कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र में होता है, इसे नाभिक कहते हैं। ये थॉमसन साहब क्या बोले, थॉमसन साहब इनसे पहले क्या बोले थे कि परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में फैला हुआ है, एक समान द्रव्यमान फैला हुआ नहीं, बिखरा हुआ है। लेकिन रदरफोर्ड क्या प्रूव किए हैं कि परमाणु का द्रव्यमान सिर्फ उसके नाभिक में होता है। तो आगे इसी हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो रदरफोर्ड क्या है, परमाणु का धनावेश, धनावेश वाला भाग, धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति छोटे भाग में होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का धनावेश, अब पूरे परमाणु का द्रव्यमान एक छोटे से भाग में होता है, इसे क्या कहता है, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर तेजी से घूमते हैं, उस पथ को कक्षा कहा जाता है। नाभिक में धनावेश हो गया, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहा था, ऑर्बिट। तो नाभिक में धनावेश, इलेक्ट्रॉन का जगह कहाँ दिए, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। और देखिए ये आपका परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता है। जिस प्रकार सौर मंडल में सूर्य का परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, सूर्य का परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, ठीक उसी प्रकार रदरफोर्ड में नाभिक का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है सर, यही कि सूर्य, रदरफोर्ड के अनुसार सूर्य सन क्या है, तो रदरफोर्ड के अनुसार सूर्य क्या हो गया, नाभिक, और ग्रह सभी क्या हो गए, ग्रह सभी हो गए इलेक्ट्रॉन, ग्रह क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार क्या, इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहा है। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल के समान है, जिस प्रकार सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में नाभिक का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। और देखिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल से बना होता है। देखिए स्थिर वैद्युत बल बोल रहे हैं, देखिए ये आपका नाभिक है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक सर वृत्ताकार पथ पे घूम रहा था, वृत्ताकार पथ पे कितना बल है, mv r स्क्वायर बटे r, mv² बटे r, वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, त्रिज्या मान ली r है। ये केंद्रीय बल लग कहां से, ये केंद्रीय बल लग रहा है स्थिर वैद्युत बल। पढ़िए कूलम के नियम में स्थिर बल होता है F बराबर k q1 q2 बटे r स्क्वायर, k q1 q2 बटे r स्क्वायर। तो k एक नियतांक है, q1 तो नाभिक का आवेश, नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा उतना आवेश होगा। तो कितना प्रोटॉन होगा नाभिक में, जितना परमाणु संख्या होता है, तो नाभिक का आवेश हो गया Ze, नाभिक आवेश क्या हो गया
जेड ई, जेड हो गया परमाणु संख्या, जितना प्रोटॉन होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है क्या, परमाणु संख्या। इसके बाद वही टॉपिक आने वाला है। ई हो गया नाभिक का आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। Q1 ये Q2, ये 2 कितना हो गया ई, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। इतना स्थिर वैद्युत बल लगेगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं, शॉर्टकट लिख देते हैं, F बराबर के जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। नाभिक का आवेश जेड ई हो गया, ई तो हो गया एक प्रोटॉन का आवेश, जेड जितना परमाणु संख्या रहे उतना आवेश। 10 प्रोटॉन है तो 10 आवेश होगा 10 ई, 20 प्रोटॉन है तो 20 ई होगा, यानी 20 प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा उसका आवेश क्या है ई, तो जेड ई गुना ई। ये 12th में पढ़ेगा कूलम के नियम में कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। और यही स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन को अपने चारों ओर वृत्तीय गति, वृत्तीय बल प्रदान करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे हुए है स्थिर वैद्युत बल से, क्या चारों तरफ क्या घूम रहा है। इस बार सौरमंडल में आप देखेंगे, सौरमंडल में कौन सा बल आता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं। ठीक परमाणु में स्थिर वैद्युत बल, बस वहां द्रव्यमान है, यहाँ आवेश है। वहां द्रव्यमान है, यहाँ क्या है, आवेश है। बाकी वहां जी था, यहाँ के है। यही अंतर है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। तो परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्यों, स्थिर वैद्युत बल के कारण। जो आगे यही स्थिर वैद्युत बल सभी इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, यानी क्या, सेंट्री केंद्रीय बल लगाता है, mv² बटे आर। इतना था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सबसे पहले घर पे सोने के पन्नी पर अल्फा कण का परिहार किए, उसका निष्कर्ष निकाले, उसके बाद रदरफोर्ड में नाभिक के परमाणु मॉडल दिए। तो पूरा वीडियो को अच्छी तरह से एक बार फिर बैक करके और अच्छी तरह देख लिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। उसके बाद परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आया है। तो वीडियो को पीछे बैक करके देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल के बाद परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान का पता चला। तो रदरफोर्ड ही सबसे पहले बताया था कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, पूरे परमाणु द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। इससे पहले थॉमसन साहब आए थे, लेकिन थॉमसन साहब व्याख्या नहीं कर पाए थे आखिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है। वह सिंपली बोल देते क्या कि परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में एक समान फैला हुआ है और परमाणु उदासीन है। परमाणु उदासीन तभी होता है जब जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश हो। अब देखते हैं परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। परमाणु संख्या हमेशा जेड, हमेशा पी के बराबर, जेड परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अधिक मान लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तो उसका प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, मतलब उसमें 17 को प्रोटॉन होगा। अरे याद रखिए बात, नोट कर लीजिए, परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर तभी होगा जब परमाणु उदासीन होगा। तो परमाणु संख्या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु उदासीन है, उसको कोई आवेश नहीं है, ना तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है ना ग्रहण किया है, तो उस समय परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या का बराबर होगा। तो एग्जाम्पल हम लेंगे, इसको देख लिए। परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और द्रव्यमान, तो परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में था। परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस इसको न्यूक्लियॉन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या हो गया, नाभिक में कौन कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम रदरफोर्ड साहब बोले भी थे कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। आइए फिर दो क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे परमाणु संख्या।
तो अच्छी तरह एक बार देख लिए फिर से, तो आगे इसको हम आगे करने वाले हैं जल्दी। परमाणु संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, जल्दी देखिए। मान लीजिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान संख्या 16 है। और किसी भी तत्व का परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या को ऊपर सूचित किया जाता है। जैसे मान लो x कोई तत्व, x कोई परमाणु है, नीचे परमाणु संख्या, ऊपर परमाणु भार, ये होता है तत्व का संकेत। ए से हो गया द्रव्यमान संख्या, जेड द्रव्यमान संख्या, जेड से हो गया परमाणु संख्या, जेड से हो गया परमाणु संख्या। किसी भी तत्व का संकेत नीचे होता है परमाणु संख्या, ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या। देखिए मान लिया ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है और परमाणु द्रव्यमान 16 है। यदि आपसे पूछेगा इसका परमाणु संख्या कितना है, 8 है, और जितना परमाणु संख्या होगा उतना आंख मूंद के बोल देंगे प्रोटॉन की संख्या, उतना ही क्या होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है परमाणु संख्या। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो इसका आंख मूंद क्या बोलिएगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन परमाणु के पास 8 प्रोटॉन भी होगा, 8 प्रोटॉन भी होगा। यदि आपसे पूछते इलेक्ट्रॉन, तो कैसा परमाणु दिख रहा है आपको, ये परमाणु आपका उदासीन है, कैसा है उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो गया 8, क्योंकि परमाणु क्या है उदासीन। अभी हम बताएं कि परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर तभी होगा परमाणु संख्या जब परमाणु उदासीन हो, इस पर कोई आवेश नहीं हो। आइए अगला एग्जाम्पल देखिए, 1 मिनट, मान लीजिए आपका ये है ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 है और परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान 80 है। ब्रोमीन तत्व है वो धातु, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ब्रोमीन एक ऐसा वो धातु है जो द्रव अवस्था में पाया था, पूरे केमिस्ट्री में आवर्त सारणी देखना हमको, इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट होगा आवर्त सारणी। तो आपसे पूछा जाता है परमाणु संख्या, आंख मूंद के बोलेंगे परमाणु संख्या कितना इसका है 35। पूछेगा प्रोटॉन की संख्या, तो आंख मूंद के बोलेंगे 35। तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना प्रोटॉन। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आंख मूंद के नहीं बोलेंगे, तो देख लेंगे परमाणु यदि उदासीन होगा तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो देखिए ब्रोमीन क्या है उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 35। अगर आपसे पूछे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर तो आपको पता है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या क्या a माइनस पी, पी को उधर पे दिए, यानी परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है 80 और प्रोटॉन की संख्या कितना है 35। तो 80 में 35 गया कितना हो गया 45। 80 में 35 गया हो गया 45। ये हो गया न्यूट्रॉन। इस प्रकार उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। रदरफोर्ड साहब बोले थे कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आइए अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लो कि O2 माइनस है, O2 माइनस, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, परमाणु भार 16 है। यदि आपसे पूछे पेन, PEN, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन, जल्दी फास्ट रहिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितना होगा। पहले ये बताइए ऑक्सीजन परमाणु एक ऑक्सीजन आयन है, ये पहले बताइए, उसके बाद जल्दी कमेंट में बताइए। क्या बन गया, देखिए आपको हम बोले आंख मूंद कर बोलना, प्रोटॉन की संख्या पूछे तो आंख मूंद के बोलना, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही क्या होगा प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या दोनों हमेशा बराबर होता है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में बंधा होता है, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है।
इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था, हमको पता है कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये आंख मूंद के इस बार नहीं, आयन है। ऋण आवेश तभी आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था पहले से जब यह उदासीन था, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो ये कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन आयन है, और इस ऑक्सीजन आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 8 2 10। परमाणु संख्या 8 था तो 8 इलेक्ट्रॉन था उदासीन जब था, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तभी उदासीन नहीं रहा, इसमें ऋण आवेश आ गया, तो 8 2 10। न्यूट्रॉन की संख्या आपको पता है, न्यूट्रॉन की क्या होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। परमाणु द्रव्यमान कितना है 16, और प्रोटॉन की संख्या कितना है 8। 16 में 8 गया 8, क्योंकि हमको पता है कि परमाणु द्रव्यमान कहाँ होता है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मान लीजिए आपका परमाणु है, ये इसका नाभिक है, नाभिक क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को क्या बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। इस प्रकार आप यदि यहाँ रहता प्लस तो धन आवेश कब आता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जितना प्लस रहेगा उतना परमाणु संख्या में घटा दीजिए, निकल गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो याद रखिए प्रोटॉन की संख्या कभी कम या ज्यादा नहीं होता किसी परमाणु में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या फिक्स है किसी भी एक परमाणु में, क्योंकि नाभिक में बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेश इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आएगा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जब ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन क्या होगा बढ़ जाएगा तो ऋण आवेश आ जाएगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपका नाभिक में फिक्स होता है। तो आइए अब आगे हम देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन कराना था जल्दी फास्ट, एक क्वेश्चन लिखिए तो जल्दी फास्ट। एक क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन भी आपका दिया है 16। कोई तत्व x है, कोई तत्व x है, इसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर दे दिया है कि इस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, प्रोटॉन की संख्या 16 है और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। तो इस तत्व का संकेत क्या होगा, जल्दी फास्ट कह रहा। ध्यान सुनिए क्वेश्चन, कोई तत्व है, उस तत्व के बारे में हमको कुछ नहीं पता, बस इतना लेकिन पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, प्रोटॉन की संख्या 16 है और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। तो तत्व का संकेत बताएं जल्दी फास्ट कमेंट में। इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 उसके पास है, प्रोटॉन भी 16 है, न्यूट्रॉन भी 16 है, हमको तत्व का संकेत और नाम बताएं जल्दी फास्ट कमेंट में। बन गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ तत्व के बारे में आपको कुछ नहीं पता था, आपको एक बात याद रखना, आंख मूंद के बोलिएगा क्या, जितना प्रोटॉन होगा उतना परमाणु संख्या होगा। प्रोटॉन की संख्या 16 है, मतलब परमाणु संख्या भी कितना होगा 16 होगा। परमाणु संख्या भी कितना होगा 16 होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का परिभाषा ही है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन है 16 तो परमाणु संख्या भी क्या होगा 16। आंख मूंद के बोलना है बिना हिचक। अगर इलेक्ट्रॉन में आंख मूंद के नहीं बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है ग्रहण भी कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन आंख मूंद के बोलेंगे। प्रोटॉन कितना हो गया 16, तो परमाणु संख्या भी हो गया 16 और 16 सम संख्या, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो गया परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान तो जितना परमाणु होगा, परमाणु संख्या 16 है, वह 16 को इलेक्ट्रॉन भी होगा। मान लीजिए अभी क्या है उदासीन है, अभी क्या है उदासीन है, अभी क्या है उदासीन है। तो 16 परमाणु संख्या क्योंकि 16 प्रोटॉन है। अब परमाणु क्या है उदासीन है, तो 16 को क्या होगा इलेक्ट्रॉन भी होगा आपका 16 को ही होगा, कि परमाणु क्या है उदासीन है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इलेक्ट्रॉन है कितना 18, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, तो कितना आ गया -2, 16x -2। -2 इसलिए कि परमाणु संख्या से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। परमाणु संख्या 16 था लेकिन इलेक्ट्रॉन 18, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। तो संकेत का 16 होता है सल्फर का,
16 परमाणु संख्या होता है सल्फर का, तो S-2, S-2 16 परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 16 दूनी 32। ये हो गया आपका संकेत। इस प्रकार की क्वेश्चन दे क्या बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देते हैं। अगला सेम, तो मान लो कोई तत्व है, कोई तत्व X है जिसका हमको परमाणु संख्या और परमाणु भार नहीं पता है, ना संकेत पता है। मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, प्रोटॉन की संख्या है 13 और न्यूट्रॉन की संख्या है 14। न्यूट्रॉन से कितना है 14। तो आप हमको बताइए तत्व का संकेत और नाम। इलेक्ट्रॉन, कोई तत्व है जिसके पास इलेक्ट्रॉन 10 को है, प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन 14 है, तो तत्व का संकेत हो। जल्दी फास्ट, ये कौन सा तत्व होगा, जल्दी फास्ट कमेंट में बताइए। कोई तत्व, इसका किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया गया है, तो तत्व का नाम और संकेत बताए। तत्व का नाम और संकेत जल्दी फास्ट कमेंट में। देखिए अभी आपको हम बताएं कि आंख मूंद कर बोलना है, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही क्या होता है प्रोटॉन की संख्या। रदरफोर्ड के अनुसार ही बोलते हैं जितना परमाणु संख्या, परमाणु संख्या परिभाषा क्या था, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर। आंख मूंद कर बोलना है जितना प्रोटॉन होगा उतना परमाणु संख्या होगा, कि प्रोटॉन नाभिक में बंधा होता है, प्रोटॉन कम या ज्यादा नहीं होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या को डिफाइन किया गया है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या 13, परमाणु संख्या भी कितना होगा 13, इसका परमाणु संख्या हो गया 13। अब 13 है विषम, 13 हो गया प्रोटॉन की संख्या, और हमको पता है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। रदरफोर्ड के अनुसार कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, प्रोटॉन की संख्या 13 हो गया और न्यूट्रॉन दिया है 14, तो 13 14 कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। लेकिन इलेक्ट्रॉन बोल रहा 10 ही है सर, तो परमाणु संख्या 13 किसका है, एल्युमिनियम का। परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 27 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी होगा कितना 13 ही। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, तो 13 को इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि देखिए उदासीन परमाणु है 13। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना 10 इलेक्ट्रॉन दिया है और 13 से 3 इलेक्ट्रॉन कम है। परमाणु संख्या 13 है मतलब 13 इलेक्ट्रॉन होगा, उदासीन परमाणु से कोई आवेश अभी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 3 को त्याग कर दिया होगा। तो त्याग क्या, तो धन आवेश, ये संकेत हो गया एल्युमिनियम आयन Al3 प्लस, Al प्लस 3 मतलब एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का यदि त्याग कर दे, इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन। यह अब एल्युमिनियम आयन हो गया। इसके पहले क्या था, यदि प्लस नहीं देंगे तो उदासीन परमाणु था, एल्युमिनियम क्या था उदासीन परमाणु। ये धन आवेश कब आया, जब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो इस प्रकार आप किसी भी तत्व का दिया हो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, तो तत्व का संकेत लिख सकते हैं। आंख मूंद के बोलना जितना प्रोटॉन होगा उतना परमाणु संख्या होगा। आंख मूंद के बेशक बोलिएगा। अगर परमाणु उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होगा। तो पूरे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में व्याख्या किया गया है उदासीन वस्तु वही है जिसमें जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा। लेकिन यदि उस पर आवेश आए, अगर धन आवेश आ गया तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, और ऋण आवेश आया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आवेश, त्याग करता है तो धन आवेश। इसके बाद अंतिम टॉपिक आपका बचा है समस्थानिक और समभारिक। ये वीडियो का अंतिम टॉपिक समस्थानिक और समभारिक। ध्यान से देखिएगा, समस्थानिक यानी स्थान समान हो, यानी आवर्त सारणी में जिसका स्थान समान हो जो समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक जिसका परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये सबका परमाणु संख्या समान है 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान ही क्या है, प्रोटियम का द्रव्यमान 1 है, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान 2 है, ट्राइटियम का द्रव्यमान 3 है।
तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। कार्बन का नाम सुनिए, कार्बन का भी 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। परमाणु संख्या सबका समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने का एक ही रीजन है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसके पीछे रीजन क्या है कि न्यूट्रॉन की संख्या सब में अलग अलग होगा। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होते हैं। देखो पूछे समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग क्यों क्यों होते हैं, तो द्रव्यमान की संख्या अलग इसलिए होते हैं क्योंकि सभी में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। अब कार्बन 12 का नाम आप लोग, कार्बन 14 का नाम सुनेंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ है कार्बन 14, जिसका उपयोग किया जाता है जीवाश्म फॉसिल जीवाश्म का आयु पता लगाने के लिए कि प्राचीन काल का कोई जीवाश्म मिला है, कोई अवशेष मिला है, उसका आयु पता लगाना है तो कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं कार्बन 14 का। तो ये सभी समस्थानिक थे। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं क्योंकि इसके न्यूट्रॉन की संख्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या घटा दिए, सब में न्यूट्रॉन निकलेगा। 12 में 6 गया 6 न्यूट्रॉन, 13 में 6 गया 7 न्यूट्रॉन, 14 में 6 गया 8 न्यूट्रॉन, इसमें 6 न्यूट्रॉन, इसमें 7 न्यूट्रॉन, इसमें 8 न्यूट्रॉन। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान अलग अलग होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, अलग अलग। तो आपसे आशा करते हैं इससे संबंधित जो भी टॉपिक या क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा। समस्थानिक। अगला लास्ट है समभारिक। समभारिक समान, भार क्या हो, उसका समान हो, जिसका भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। समभारिक भार समान होगा, वैसा परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, जो समभारिक कहते हैं। समभारिक का स्थान भी अलग अलग होगा आवर्त सारणी में, तो परमाणु संख्या अलग अलग है। और हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। मोस्टली के द्वारा दिया गया परमाणु संख्या, से पहले मेंडलीव का था परमाणु द्रव्यमान पे, जो अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर आवर्त सारणी में। समभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। द्रव्यमान संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या आज समान है परंतु परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। समभारिक से कार्बन 14 और नाइट्रोजन परमाणु, तो कार्बन 14 का भी द्रव्यमान 14 होता है, जो कार्बन का समस्थानिक था, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। तो परमाणु संख्या दोनों का अलग है, कार्बन है नाइट्रोजन है, द्रव्यमान क्या है, अलग, द्रव्यमान क्या है, समान है। तो समभारिक में द्रव्यमान समान होंगे, परमाणु संख्या अलग अलग होंगे। यहां तक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का व्याख्या किया गया था, पहले थॉमसन तब रदरफोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट, लेकिन हाँ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कुछ दोष भी थे। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का दोष क्या थे, रदरफोर्ड तो इतना बात बोल दिया था कि परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। आखिर उस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या होगा, आखिर वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उससे विकिरण का उत्सर्जन होगा, ताकि स्पेक्ट्रम क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम सूर्य का प्रकाश है तो 7 अंक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब विकिरण को उत्सर्जन करेगा, रेडिएशन का जब उत्सर्जन करेगा उसका स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। यानी मान लो हम भी अभी काम कर रहे हैं तो काम करते करते थक गए, पसीना चलेगा तो पसीना रूप में क्या एनर्जी बाहर निकलता है, तो ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लाएगा वृत्ताकार पथ पे, उसका एनर्जी क्या होगा, उसका स्पेक्ट्रम क्या बनेगा, जो किरण का उत्सर्जन करेगा। त्रिज्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, यही सब बात बेचारे रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तब उसके बाद आया सबसे, यानी रदरफोर्ड और थॉमसन से भी थोड़ा एडवांस और ठीक ठाक है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब इनके अगला वीडियो हम लोग देखेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल, लेकिन उनमें भी कुछ त्रुटि था। उसके बाद आएगा मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तब डी ब्रोगली, तब हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। अगला वीडियो में 4 साइंटिस्ट का हम लोग व्याख्या करने वाले हैं, नील्स बोर, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक का, उसके बाद आपका डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग का व्याख्या। उसके बाद श्रोडिंगर, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हैं जो वेव इक्वेशन लेकर आए हैं, उनको भी अच्छा से हम लोग को चर्चा करना है। आइए मिलते हैं परमाणु संरचना के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।